दोस्तों पिछले 15 सालों से मैं फाइनेंस और मनी को लेकर लगातार किताबें पढ़ रहा हूँ और इन 15 सालों में मैंने हजारों घंटे लगाकर कई सारी किताबें पढ़ी हैं। और अगर मनी, इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ बिल्डिंग की बात करें तो मैंने 50 से भी ज्यादा किताबें पढ़ी हैं। फ्रॉम क्लासिक्स लाइक रिच डैड पुअर डैड टू अ मस्ट रीड बुक ऑन इन्वेस्टिंग, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। और आज की वीडियो में मैं इन 50 से भी ज्यादा किताबों के 7 पावरफुल प्रिंसिपल्स या कोर लेसन शेयर करूंगा जो कि एक रिच माइंडसेट को डेवलप करने में हेल्प करती है। आज के वीडियो में मैं उन सारी चीजों को ब्रेक डाउन करने वाला हूं जो मैंने इन बुक्स के थ्रू पढ़ी हैं और सीखी हैं। और इन बुक्स में बताए गए कुछ प्रिंसिपल्स मुझे सच में सरप्राइज कर गए क्योंकि ये उन चीजों से अलग थे जो मैंने पहले पढ़े हुए थे, जो मेरी पहले माइंडसेट था। और इन बुक्स को पढ़ने के बाद पैसे को लेकर, फाइनेंस को लेकर, वेल्थ बिल्डिंग को लेकर मेरा जो माइंडसेट है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। तो चलिए इन 50 से ज्यादा किताबों का निचोड़ आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है पे योर सेल्फ फर्स्ट। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन एक टाइमलेस क्लासिक बुक है जिसमें कई सारे फाइनेंस को लेकर, वेल्थ बिल्डिंग को लेकर लेसन्स हैं। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन उन शुरुआती बुक्स में से थी जो मैंने फाइनेंस और मनी को लेकर पढ़ी हैं। और इस बुक के अकॉर्डिंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जो भी एक लेसन है वो ये है कि पे योर सेल्फ फर्स्ट। अब पे योर सेल्फ फर्स्ट एक फ्रेज है जिसके कई मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन इस किताब के अकॉर्डिंग पे योर सेल्फ का मतलब है कि जब भी आपको इनकम मिले उसे अपने आप पर पे करो, यानी कि सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी दो। इस बुक में ये चीज करने का एक सिंपल तरीका बताया गया है। तो यहाँ पर आपको 3 चीजें करनी है। पहली चीज ये है कि अपनी इनकम का मिनिमम 10% आपको यहाँ पर सेव करना है। जब भी आपके पास इनकम आए तो उसका 10% हिस्सा आपको ऑटोमेटिकली सेविंग या इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है। दूसरा, जो बचा है उसे खर्च करो, यानी कि आपको यहाँ पर उल्टा नहीं करना है कि आपके पास जो भी पैसा आता है उसको आप पहले खर्च कर लीजिए और जो बचता है उसे आप सेव कर लीजिए, बल्कि यहाँ पर आपको ये करना है कि पहले आपको सेविंग के लिए पैसा निकालना है, इन्वेस्टिंग के लिए पैसा निकालना है और उसके बाद जो भी आपके पास बचता है उसको आपको खर्च करना है। अब ये बात जो है वो बहुत छोटी सी है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। और तीसरी चीज इस किताब में जो कही गई है वो ये है, लॉन्ग टर्म वेल्थ को बिल्ड करो। अगर आप रेगुलरली सेविंग एंड इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप फाइनेंशियली सिक्योर हो सकते हैं एंड आगे चलकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। बिल्स हुआ, एंटरटेनमेंट हुआ, किसी भी चीज पर खर्च करने से पहले आपको ये रूल बनाना है कि आपको कम से कम यहाँ पर 10% सेविंग करनी है। और अगर आप इसको एक नॉन नेगोशिएबल रूल बना लेते हैं तो पैसा आपके लिए तब भी काम करेगा जब आप काम नहीं कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप पर्सनली पूछेंगे तो ये बुक काफी पुरानी है और मुझे लगता है कि जो 10% सेविंग की बात यहाँ पर कही गई है वो काफी कम है आज के समय के हिसाब से। और मुझे लगता है मिनिमम 25 to 50% यहाँ पर हमें अपनी इनकम से सेव करने का टारगेट लेना चाहिए। अगर आप अपनी इनकम से सेविंग करते हैं तो कमेंट में ये जरूर लिख दीजिए। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल है मनी बाइज फ्रीडम नॉट स्टफ। ये लेसन मैंने लिया है फ्रॉम योर मनी योर लाइफ। क्या पैसों से खुशियां खरीदी जा सकती हैं या फिर जो पैसे वाले लोग होते हैं या अमीर लोग होते हैं वो क्या हमेशा खुश रहते हैं? इस सवाल का एक डेफिनेट आंसर मिल पाना तो बहुत मुश्किल है। अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन है। कुछ लोग पैसे को पॉजिटिवली देखते हैं, कुछ लोग ज्यादा पैसे को नेगेटिवली देखते हैं और मनी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब रखता है। अगर एक इंसान मिडिल क्लास फैमिली से है तो मनी उसकी 90% प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। अगर वो बिल्कुल ब्रोक है तो पैसा उसके लिए लाइफ सेवर है और अगर वो इलॉन मस्क है तो पैसा सिर्फ उसके लिए एक नंबर है। लेकिन ये बात भी सच है कि केवल पैसा हमें हैप्पीनेस या फुलफिलमेंट नहीं देता है। ऐसे हमने बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी जहां पर बहुत अमीर लोग भी मेंटली स्टेबल नहीं है, खुश नहीं है। पैसा हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन हाँ पैसा हमें फ्रीडम जरूर देता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि लोग पैसा चीजें खरीदने के लिए चेज करते हैं, लेकिन दोस्तों असली अमीरी फ्रीडम में होती है। जब हम पैसे को एक टूल की तरह देखते हैं, एक सुविधा की तरह देखते हैं जो कि हमारे वक्त को वापस ला सकता है, तो हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को मटेरियलिस्टिक चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो मटेरियलिस्टिक चीजों से ज्यादा टाइम को वैल्यू करते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि आप पैसे को टाइम से ट्रेड कर सकते हो। कई जगह आप पैसा लगाकर अपना टाइम बचा सकते हो और इस तरीके से पैसे से हम फ्रीडम को खरीद सकते हैं। नाउ थर्ड प्रिंसिपल है द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट और ये मैंने सीखा है द कंपाउंड इफेक्ट से। एल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था कि कंपाउंडिंग जो है वो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। कंपाउंड इंटरेस्ट एक मैजिकल पावरफुल वेल्थ बिल्डिंग टूल है। ये एक मैजिक की तरह काम करता है जिसमें आप अपने पैसे से इंटरेस्ट कमाते हैं और फिर जो इंटरेस्ट आप कमाते हैं वो भी इंटरेस्ट कमाने लगता है और आपका पैसा लीनियर वे की जगह एक्सपोनेंशियल वे से ग्रो करता है। कंपाउंडिंग का एक प्रिंसिपल ये है कि जितना टाइम आप उसको ग्रो करने के लिए दोगे उतना हाई इम्पैक्ट से आपका पैसा ग्रो करेगा। छोटी सी छोटी इन्वेस्टमेंट भी अगर लंबे समय तक उसको होल्ड किया जाए तो वो बड़े इन्वेस्टमेंट पर तब्दील हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इन्वेस्ट करता है और कंसिस्टेंटली अपने रिटर्न्स को भी री इन्वेस्ट करता है तो पैसा वहां पर ऐड नहीं होगा, मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। इसलिए कहते हैं कि इन्वेस्टिंग जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। जितनी जल्दी हम इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे
उतना कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा हम उठा पाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा पेशेंस और कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करता है। वॉरेन बफेट जो कि दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स में से हैं, उन्होंने अपनी 90% वेल्थ जो है 50 साल की उम्र के बाद कमाई है और ये कंपाउंडिंग और पेशेंस का पावर है। तो यहाँ पर की टेक अवे क्या है? जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, अपने इन्वेस्टमेंट पर पेशेंस रखो और टाइम को अपना काम करने दो। चाहे आप अभी छोटी इन्वेस्टमेंट को ही अफोर्ड कर पा रहे हो, लेकिन अगर आप उसे कंसिस्टेंटली करते हैं तो धीरे धीरे ये पैसा कई डेकेड्स में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट में तब्दील हो जाएगा। नाउ फोर्थ प्रिंसिपल है बिल्ड मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, और ये कंसेप्ट मैंने लिया है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक्स ऑन पर्सनल फाइनेंस, रिच डैड पुअर डैड से। रिच डैड पुअर डैड एक कल्ट क्लासिक है और मुझे लगता है बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने इसके बारे में सुना नहीं होगा। वैसे तो इस बुक में कई इंपॉर्टेंट मनी और इन्वेस्टिंग को लेकर प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, लेकिन आज मैं इस बुक से एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पर बात करने वाला हूँ। इस बुक का जो प्रेमिस है वो ऑथर के 2 डैड पर बेस्ड है। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के यहाँ पर एक बायोलॉजिकल डैड है जो कि ट्रेडिशनल रास्ता फॉलो करने के लिए बोलते हैं, एक जॉब लेने को बोलते हैं और पेंशन के साथ रिटायर होने की सलाह देते हैं। और जिनको उन्होंने दूसरा डैड बोला है वो उनके एक फ्रेंड के फादर हैं जो कि एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट है, लेकिन उन्होंने एक बिजनेस एम्पायर को क्रिएट किया है। वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड एसेट बिल्डिंग पर फोकस करने को कहते हैं जो तुम्हारे लिए लगातार पैसा बना सके। और इसी बुक ने मुझे मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम के कंसेप्ट को समझाया। और इस बुक में कहा गया है कि आज के जमाने में अगर आप एक ही इनकम पर डिपेंडेंट हैं तो आप बहुत रिस्की लाइफ जी रहे हैं। रिसेशन, जॉब लॉस, बैड इन्वेस्टमेंट्स हमें एक झटके में अमीर से गरीब बना सकते हैं। इसलिए जो अमीर लोग होते हैं वो मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम पर फोकस करते हैं। साइड हसल्स, बिजनेसेस, स्टॉक्स, रियल एस्टेट्स, गोल्ड और भी बहुत कुछ चीजें होती हैं जहां पर वो लगातार इन्वेस्ट करते हैं या फिर चीजों पर काम करते हैं। यहाँ पर गोल आदमी का ये होना चाहिए कि उसके जो इन्वेस्टमेंट्स है, उसका जो पैसा है वो उसके लिए काम करे, चाहे वो आदमी काम करे या ना करे। इनकम स्ट्रीम्स को हमें एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरह सोचना चाहिए। अगर एक इनकम हमारे लिए बंद हो जाती है तो जो दूसरी इनकम्स हैं वो हमें सहारा देती हैं। तो शुरुआत में हमें कई तरह की स्किल सीखना चाहिए, अपनी स्किल्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए और हमें लगातार नए नए तरीके ढूंढना चाहिए पैसिव इनकम स्ट्रीम्स को जनरेट करने के। ना नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है वो भी रॉबर्ट कियोसाकी की एक और बुक रिटायर यंग और रिटायर रिच से मैंने लिया है और वो प्रिंसिपल है इन्वेस्ट इन एसेट्स नॉट इन लाइबिलिटीज। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि एसेट्स और लाइबिलिटीज में फर्क क्या होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा पैसा कमाते हैं लेकिन गलत जगह पर उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, जिस वजह से उनके पास पैसा तो आ जाता है लेकिन उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कभी भी इंप्रूव नहीं होती। एसेट्स वो चीजें होती हैं जो हमें पैसा बनाकर देती हैं। ये हमारे इनकम और नेटवर्थ को लगातार बढ़ाती हैं, जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रेंटल प्रॉपर्टीज, बिजनेसेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि बुक्स, पेटेंट्स या ऑनलाइन कोर्सेस। और लाइबिलिटीज जो हैं ये वो चीज़ें होती हैं जो पैसा को कम करती हैं। ये हमारी पॉकेट से पैसा निकालती हैं और ये हमें पैसा कमाकर नहीं देती हैं, जैसे कि लोन्स, क्रेडिट कार्ड डेट, लग्जरी आइटम्स या फिर बड़े घर का EMI जो कि एक एक्सपेंस बन जाता है। एसेट्स हमारे पॉकेट में पैसा डालते हैं और लाइबिलिटीज हमारे पॉकेट से पैसा निकालते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सक्सेस हमें तभी मिलती है जब हम ज्यादा से ज्यादा एसेट्स को जमा करते हैं और हमारे पास कम से कम लाइबिलिटीज हों। केवल पैसा कमाना ही स्किल नहीं है, पैसे को बनाए रखना, पैसे को इन्वेस्ट करना और उसको बढ़ाना, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। इस बुक का कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे तो लाइबिलिटीज खरीदने के बजाय एसेट्स में इन्वेस्ट करो। ना यहाँ पर 6th हमारा प्रिंसिपल है द मार्केट रिवॉर्ड्स पेशेंस, और ये प्रिंसिपल मैंने सीखा है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की बाइबल मानी जाती है। बेंजामिन ग्राहम जो कि वॉरेन बफेट के मेंटर थे वो इस बुक के ऑथर हैं और उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन हमें यहाँ पर दिया है कि मार्केट उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड करता है जो पेशेंस रखते हैं और लॉन्ग टर्म सोचते हैं। स्टॉक मार्केट एक इमोशनल रोलर कोस्टर है, कभी वो ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, लेकिन जो लोग पैनिक सेलिंग या ग्रीड में नहीं फंसते हैं वो लॉन्ग टर्म में जीत जाते हैं। इस बुक का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि मार्केट शॉर्ट टर्म में इरेशनल होता है पर लॉन्ग टर्म में मार्केट लॉजिकल होता है। ग्राहम कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में मार्केट जो है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, वोलेटाइल होता है, क्योंकि लोग फियर एंड ग्रीड के बेसिस पर उस पर रिएक्ट करते हैं। मार्केट कभी भी ओवर रिएक्ट कर सकता है, कभी अच्छी न्यूज आती है तो स्टॉक ओवर वैल्यूड हो सकता है, कभी खराब न्यूज आती है तो अच्छे स्टॉक्स में भी पिटाई हो सकती है। लेकिन रियलिटी में धीरे धीरे ही कंपनीज की असली वैल्यू सामने आती है। इन्वेस्टिंग जो है वो किसी तरह की भी इन्वेस्टिंग हो सकती है, वो एक लॉन्ग टर्म गेम है। अगर कोई भी मार्केट को टाइम करने की कोशिश करेगा या फिर जल्दी प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेगा तो इसके ज्यादा चांसेस हैं कि उसको यहाँ पर लॉस होगा। अमीर लोग जो है वो कंपाउंडिंग की पावर समझते हैं, लॉन्ग टर्म पर फोकस करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स को सालों तक ग्रो होने देते हैं। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि मार्केट को टाइम करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में आप कितना ज्यादा टाइम बिताते हैं। ना फाइनल कॉन्सेप्ट है वेल्थ इज इन जस्ट अबाउट नंबर्स। ज्यादा लोग सोचते हैं कि जो वेल्थ बिल्ड करना है वो इनकम, सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू हो जाता है और ये प्योर नंबर की बात है। लेकिन दोस्तों एक पॉपुलर किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, लेकिन उस किताब के अकॉर्डिंग असल में माइंडसेट, हैबिट्स एंड इमोशंस
फाइनेंशियल सक्सेस में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक आदमी ज्यादा कमाकर भी ब्रोक हो सकता है अगर अपने पैसे को वो सही तरीके से मैनेज नहीं करता है, अपने माइंडसेट को वो चेंज नहीं करता है। वहीं पर एक दूसरा इंसान है जो कि कम कमाता है लेकिन वो फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड है, स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेता है, सही जगह इन्वेस्ट करता है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है, तो वो कम कमाकर भी लंबे समय में अमीर बन सकता है। तो बुक ने यहाँ पर 3 चीजों पर फोकस करने के लिए कहा है। पहला है बिहेवियर, जो कि वेल्थ बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, उसको कैसे देखते हैं और कैसे फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, ये डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में आपके पास वेल्थ होगी या नहीं होगी। अगर रेगुलर सेविंग करते हैं, अपनी इनकम से अननेसेसरी खर्चे नहीं करते हैं और हाई इंटरेस्ट डेट से दूर रहते हैं, तो ये एक अच्छा फाइनेंशियल बिहेवियर है। दूसरी चीज है पेशेंस। जैसे कि हमने इस वीडियो में पहले ही बात की है कि कंपाउंड इंटरेस्ट उन्हीं को रिवॉर्ड करता है जो कि पेशेंटली अपने पैसे को लंबे समय तक ग्रो होने देते हैं। एंड तीसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। शॉर्ट टर्म डिजायर्स जो हैं वो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बिगाड़ सकते हैं। इस बुक के अकॉर्डिंग जो लोग सच में अमीर बनना चाहते हैं वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को इग्नोर करते हैं और फ्यूचर गेन्स पर फोकस करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो में आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी।